नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे अपना हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो है पत्र लेखन, यानी कि लेटर राइटिंग। तो देखिए, पत्र क्या होते हैं, पत्र किसे कहते हैं। जब भी हमें किसी से कुछ कहना होता है, यानी कि अपने कोई विचार, अपनी कोई बात किसी के सामने रखनी होती है, तो इसके देखिए यहाँ पर भाषा, इसके माध्यम, इसका माध्यम क्या है, भाषा है। यानी कि हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं। लेकिन हमने कह तो दिया कि हम भाषा के माध्यम से। अब ये भाषा कौन सी, भाषा कितने कितने टाइप के होती हैं भाषा। तो भाषा आपके दो माध्यम होते हैं भाषा के मुख्य रूप से, एक आपका मौखिक भाषा, दूसरा आपका लिखित भाषा। यानी कि अगर आपको अपनी कोई बात, अपना कोई विचार, अपनी कोई इंफॉर्मेशन किसी के साथ अगर शेयर करनी है, तो या तो आप उसको बोलकर व्यक्त करते हैं या तो आप उसको लिखकर व्यक्त करते हैं। यानी कि आपको अगर किसी से कुछ कहना है, या तो आप डायरेक्ट बोलेंगे या फोन करेंगे, ठीक है। या जैसे आपने देखा होगा भाषा के जो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवाए थे शुरुआत में ही, जब हमने अपनी हिंदी व्याकरण का पहली क्लास जब हमने की थी। तो मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाता है जैसे रेडियो। रेडियो में आप क्या करते हैं, सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं, गाने सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, या किसी भी चीज से संबंधित, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, और किसी और विषय से संबंधित हो, वो सारी आप इंफॉर्मेशन उससे लेते हैं। और देखिए टीवी, टेलीविजन, टेलीविजन भी क्या है आपका, एक तरह से मौखिक है, यानी कि वो आपको बोलकर सारी चीजें बताते हैं। लेकिन जो भाषा का दूसरा रूप है वो है लिखित, जिसमें हम अपनी बातों को लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो वो क्या है, भाषा का लिखित माध्यम है। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ ये मौखिक है। अगर मैं अभी आपको ये सारी चीजें यहाँ पर लिख कर दे दूं तो ये है लिखित भाषा, ठीक है। तो पत्र लेखन जो है वो भी इसी के अंदर आता है। यानी कि आप जब अपने विचारों को दूसरे को बताते हैं, किसी से उसकी कुशल क्षेम पूछते हैं, कभी कोई आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं या कोई शिकायती पत्र लिखते हैं, या कोई भी चीज, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी लिखित भाषा में होती है। तो पत्र जो है ये विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, ठीक है। पत्र क्या करता है, इंसान को हृदयों से जोड़ता है आपस में। अब देखिए आजकल क्या होता है कि लिखित भाषा में आपका लेटर, आपका मैसेजेस भी आ जाते हैं। आप फोन में क्या करते हैं, अगर आपको अपने मित्र को या अपने किसी संबंधी को, रिश्तेदार को अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है, सूचना देनी है, आप फटाफट मैसेज टाइप करते हैं और भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और पत्र में बहुत ज्यादा अंतर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कैसे, क्योंकि मैसेज है, आप कुछ दिनों बाद अगर आपका फोन खराब हो जाता है या आप खुद से डिलीट कर देते हैं या डिलीट हो जाता है, तो इसमें कोई एक तरह से इंसान कोई भी उसका भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है। लेकिन पत्रों से इंसान भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। कभी भी आप अपनी नानी को, अपनी दादी को, अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, तो अगर आपको कोई पत्र प्राप्त होता है तो आप उसको सहेज कर रखते हैं, प्यार से रखते हैं। आपको लगता है कि मेरे को पत्र भेजा गया है या मैं पत्र भेज रहा हूं। तो ये पत्र जो है हृदयों को जोड़ते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे पत्र यहाँ पर पढ़े होंगे, स्कूल में कभी लिखा भी होगा प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र तो जरूर लिखा होगा आप सभी ने। कभी लिखा है आप लोगों ने प्रार्थना पत्र? अगर कभी लिखा है तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे। प्रार्थना पत्र, यस, केवल एक बच्चे ने लिखा है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र तो क्योंकि हम स्कूल पढ़ते हैं, कभी हमें बुखार आ जाता है, हम छुट्टी ले लेते हैं, कभी हमें किसी की शादी में जाना होता है तब हम छुट्टी लेते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है पत्र, यस।
जीआईसी कोट कंडारा, बच्चे माइक लेंगे एक बार। जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी कोट कंडारा। और जब एक बार माइक के लिए कहा जाता है तो फटाफट से यस, वेरी गुड। बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, बहुत सारे स्कूल्स हमारे साथ होते हैं। माइक को प्रॉपर ऑन करेंगे। यस यस बच्चे, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आपने कभी पत्र लिखा है? यस मैम। किस टाइप का पत्र लिखा है आपने? मैम प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र। तो देखिए, आपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को यानी कि प्रधानाचार्य जी को कभी न कभी कोई पत्र जरूर लिखा होगा। एक तरह से प्रार्थना पत्र। कभी हम लिखते हैं बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए लिखते हैं, कभी हमें कहीं जाना होता है उसके लिए लिखते हैं, कभी फीस माफी के लिए लिखते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के पत्र होते हैं। कभी आपने अपने दादा दादी को पत्र लिखा है? अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को, अपने बुआ जी को कभी कोई पत्र लिखा है घर पर? नो मैम। यस। तो आज जो है हम यहाँ पर पत्र लेखन यानी कि कैसे एक पत्र को प्रभावी बनाया जाता है, कैसे एक पत्र को इफेक्टिव बनाया जाता है, कि आप कैसे अपनी बात दूसरों के सामने किस तरह से रखेंगे, ये सीखेंगे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तो आप लिखते हैं अपने प्रधानाचार्य जी को और दूसरा आप लिखते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है इन दोनों पत्रों में, वो भी आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए बैठ जाइए और बिल्कुल सभी बच्चे या तो अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी या फिर अपनी रफ नोटबुक जरूर निकाल लेंगे और नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बहुत ही जरूरी बातें हम यहाँ पर पत्र लेखन से संबंधित आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पत्र की जो एक तरह से जो बात है, पत्र लेखन जो है वो हमने यहाँ पर समझ लिया कि पत्र लेखन किसे कहते हैं। अब मैंने आपको बताया पत्र के प्रकार। अभी मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लिखते हो प्रार्थना पत्र कभी विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य जी को, और कभी आपको लिखना पड़ता है अपने दादाजी को, अपने नाना जी को, अपनी बुआ जी को, अपने चाचा जी को, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने मित्र को। ठीक है, तो इसमें आपका आता है पत्र के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं पत्र? तो पत्र जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पत्र आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके औपचारिक पत्र और दूसरा होता है आपका अनौपचारिक पत्र। एक होता है आपका औपचारिक पत्र, एक होता है आपका अनौपचारिक पत्र। अब देखिए, जब हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र भेजते हैं, जैसे आपके प्रधानाचार्य जी हैं, या आप किसी भी कार्यालय में या किसी ऐसी जगह पर, अननोन जगह पर जो पत्र भेजते हैं, उनको आपका कहते हैं औपचारिक पत्र, और अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, लेटर राइटिंग सीखी है इंग्लिश में? हैंड रेस करेंगे अगर सीखी है इंग्लिश में लेटर राइटिंग। यस, गुड, वेरी गुड। इंग्लिश में भी जो पत्र होते हैं वो दो तरह से यहाँ पर होते हैं मुख्य रूप से, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स। तो यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इसे नोट डाउन कीजिए आप। तो देखिए, हमने यहाँ पर दो तरह के पत्र आपको बताए। अब हम आपको क्लियरली बताएंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे औपचारिक पत्र।
औपचारिक पत्र, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, यानी कि फॉर्मल लेटर। क्या होते हैं औपचारिक पत्र? देखिए, जिनके साथ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा, जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत यानी कि जैसे आपके मित्र, यानी कि आपका जो व्यक्तिगत या आप पर्सनली जानते हैं जिसको, ठीक है, व्यक्तिगत या पारिवारिक, जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, यानी कि ना तो हम उनको पर्सनली जानते हैं और ना ही उनके साथ हमारा कोई फैमिली रिलेशन होता है, यानी कि वो ना तो हमारे परिवार के कोई रिश्तेदार लगते हैं और ना ही हमारे मित्र लगते हैं, यानी कि हम उनको जानते नहीं हैं। देखिए, आप अपने प्रधानाचार्य जी को जानते हैं तो आप सिर्फ इतना जानते हैं कि वो आपके प्रधानाचार्य जी हैं, ना ही आप उनके बारे में कुछ पर्सनली जानते हैं, उनकी फैमिली के बारे में, और ना ही वो आपको जानते हैं आपकी फैमिली के, एक तरह से परिवार से। ना आपके वो रिलेटिव नहीं है और ना ही आपके मित्र हैं, वो आपके प्रधानाचार्य जी हैं। ठीक है, तो जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं देती हूँ यहाँ पर, जैसे प्रार्थना पत्र, ठीक है, ये आपका फॉर्मल लेटर में आता है। दूसरा आपका व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र क्या होता है वो भी क्लियर करूंगी। व्यावसायिक पत्र। तीसरा होता है आपका कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र, ठीक है। प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, 3 तरह के होते हैं आपके औपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल लेटर्स आपके 3 तरह के होते हैं। जो आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो भी फॉर्मल लेटर है। व्यावसायिक पत्र, यानी कि आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, कोई भी काम अगर आप करते हैं इस तरह का और उससे संबंधित आप कोई पत्र भेजते हैं तो वो आपके कहलाते हैं व्यावसायिक पत्र। उसके अलावा नंबर 3 है कार्यालयी पत्र। कार्यालय यानी कि किसी भी विभाग का जो कार्यालय होता है, चाहे आप फिर वो बिजली विभाग को लिख रहे हैं या आप शिक्षा विभाग को लिख रहे हैं, चिकित्सा विभाग को लिख रहे हैं, आप नगर निगम को लिख रहे हैं या आप एक तरह से जल संस्थान को लिख रहे हैं, तो अलग अलग तरह के पत्र किसी भी कार्यालय से संबंधित, चाहे वो स्कूल का कार्यालय हो, चाहे वो एक तरह से कहीं का भी जो कार्यालय एक तरह से काम होता है, उससे संबंधित जो पत्र होते हैं उन्हें कहते हैं कार्यालयी पत्र। और इस सब जैसे आपके प्रार्थना पत्र में आपका अलग अलग चीजें आ जाती है, जैसे आप फीस माफी के लिए करते हैं, छुट्टी के लिए करते हैं, या स्कूल में और भी चीजें जो आपकी जरूरत होती है, नीड होती है, उसके लिए करते हैं। ठीक है, और व्यवसायी पत्रों के अंतर्गत आपके वो पत्र आ जाते हैं, जैसे आपको कोई चीज मंगवानी है व्यवसाय से संबंधित, कोई बात सुझाव रखना है, कोई भी बात इंफॉर्मेशन, तो वो आप व्यवसायिक पत्र। कार्यालयी पत्रों में आपके आ जाते हैं जैसे
आप कोई सुझाव पत्र दे रहे हैं, आप कोई शिकायती पत्र भेज रहे हैं, या आप कोई एक तरह से वहां पर वैकेंसी आई है और आप वहां पर लेटर डाल रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आ जाती है। नोट डाउन हो गया ये सभी का? नोट डाउन अगर हो गया हो तो हैंड रेज करेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा जल्दी फटाफट नोट डाउन कीजिए। यस, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का हो गया है, और जिनका नहीं हो पाया है वो आपस में देख लेंगे और करेंगे, ठीक है? ये हुआ आपका औपचारिक पत्र। अब हम लिखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है औपचारिक पत्र के। यानी कि जो आपने लिखा था, क्या लिखा था आपने? जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब अनौपचारिक पत्रों में आपने क्या लिखना है? जिनके साथ हमारे, जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत एवं, जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संबंध होते हैं, जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र, जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को? ये क्लियर हुआ सभी को? जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र और अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे व्यक्तिगत, जैसे हमारे क्लास में हमारे मित्र, ठीक है, उसके बाद पारिवारिक, फैमिली में कोई रिलेटिव, तो इसमें आप पत्र लिख सकते हैं अपने दादाजी को, ठीक है, अपने नाना जी को, अपने चाचा जी को, अपने पिताजी को, बुआ को, मौसी को, ठीक है, किसी को भी आप पत्र लिखें। ये सारे पत्र आपके अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर आते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर दो सबसे जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पर पढ़ी। पत्रों के प्रकार, यानी कि पत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपने जो सबसे मेन दो चीजें हैं वो आपने पढ़ ली। अब हम यहाँ पर देखिए कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज लिखने वाले हैं। अगर ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो आप बिल्कुल एक हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर पत्र लिखते समय जो जरूरी बातें हैं, पत्र लेखन के समय जो जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हमने पत्र बता तो दिया कि दो टाइप के होते हैं, ठीक है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आपने क्या क्या जरूरी बातें जो है उनका ध्यान रखना है पत्र लिखते वक्त, वो आपने यहाँ पर लिखना है। इतना आपने सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, पत्र लेखन पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें।
कुछ जरूरी बातों का आपने यहाँ पर ध्यान रखना होता है पत्र लिखते समय। अब वो कौन कौन सी बातें हैं, बिल्कुल एक एक करके हम यहाँ पर लिखेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पत्र आप लिखते हैं लेकिन इन्हीं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के कारण आपका पत्र जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। देखिए, पत्र संक्षिप्त एवं प्रभावशाली। पत्र में बात संक्षिप्त एवं प्रभावशाली ढंग से लिखनी चाहिए या लिखी गई हो। पत्र में बात संक्षिप्त एवं प्रभावशाली ढंग से लिखी गई हो। अब देखिए, संक्षिप्त और प्रभावशाली। संक्षिप्त क्या होता है? संक्षिप्त होता है आपका जो आप अपनी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ना लिखकर उसको कम शब्दों में और प्रभावशाली ढंग से आप लिखते हैं। ठीक है, आपको मन में जब कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हैं तो मन में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन आप हर बात तो उसमें नहीं लिखोगे। आप वही चीज लिखोगे जो इफेक्टिव होगी, जो प्रभावशाली होगी, यानी कि जो आपको लगेगा कि हाँ ये लाइन उचित है यहाँ पर लिखने के लिए। तो हमेशा पत्र जो है संक्षिप्त तो होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक पेज का पूरा पत्र लिख दिया, ठीक है, लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने बात उसमें लिखी है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। अब दूसरा देखिए, दूसरी पंक्ति क्या है, दूसरा लाइन कि पत्र में बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए। पत्र में बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए। नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ। पत्र में बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए। नंबर 3 है आपका, सबसे पहले प्रेषक का पूरा पता। सबसे पहले प्रेषक का पूरा पता व दिनांक लिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रेषक का पूरा पता व दिनांक लिखेंगे। ठीक है, डेट लिखेंगे। ध्यान पूर्वक समझिए और साथ ही नोट डाउन भी कीजिए। इतना नोट डाउन हो गया सभी का? इतना सभी ने नोट डाउन कर लिया? यस, गुड। तो देखिए, आगे जिन बच्चों का नहीं हो पाया है वो अपने आपस में देखकर कर ले, लेकिन जरूर इनको लिखें। अगला आता है आपका, जिसे पत्र भेजा जा रहा है। नंबर 4 है, जिसे पत्र भेजा जा रहा है उनके या उसके अनुसार उनके अनुकूल संबोधन व
अभिवादन लिखना चाहिए। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन और उनके अनुकूल संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए। यानी कि आप संबोधन और अभिवादन, जैसे आप प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो आप उनको उनके हिसाब से संबोधित करेंगे। अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो उनके हिसाब से आप संबोधित करेंगे। अब देखिए ये दोनों तो हो गए बड़े, पिताजी भी बड़े हैं और आपके प्रधानाचार्य जी भी बड़े हैं। लेकिन अगर आप अपने से छोटों को लिख रहे हैं तब भी आपका संबोधन और अभिवादन जो है वो अलग होगा, बाकी से डिफरेंट होगा। यानी कि लगभग हर तरह का जो पत्र होगा उसमें संबोधन और अभिवादन जो है उनकी जो जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उनकी आयु और एक तरह से उनके पद उसके अनुकूल होगा। यानी कि जो अगर वो आपसे छोटे हैं, आपके छोटे भाई बहनों को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका संबोधन और अभिवादन होगा। पिताजी को लिख रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका संबोधन और अभिवादन होगा। और अगर गुरुजी को लिख रहे हैं, कार्यालय में लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो उनके पद के अनुसार आपको उन्हें संबोधित और अभिवादन करना होगा। तो देखिए जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन और अभिवादन। ठीक है, संबोधन यानी कि जैसे आप कहते हैं महोदय, ठीक है। और अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, ठीक है। और अगर आप लिख रहे हैं तो जो आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं यानी कि औपचारिक पत्र होते हैं उनमें ज्यादातर आपका अभिवादन नहीं होता है। यानी कि आप वहां पर प्रणाम नहीं लिखते, लेकिन अगर आप गुरुजी को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर आप प्रणाम लिख सकते हैं। और अगर आप उसी कोई कार्यालय पत्र लिख रहे हैं, व्यवसायी पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपका इस तरह से अभिवादन नहीं आता है। लेकिन पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप वहां पर आप अभिवादन जरूर लिखेंगे। अब आता है नंबर 5, नोट डाउन कर लिया सभी ने? नंबर 5 जो हमारा पॉइंट है, देखिए पत्र में फिर से उसी बात को रिपीट किया जा रहा है लेकिन अलग तरीके से। पत्र में अनावश्यक विस्तार यानी कि बहुत सारी बातें पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचा गया हो, विस्तार से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए और साथ ही सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल होनी चाहिए आपके पत्र की भाषा। यानी कि जो आप लिख रहे हैं पत्र में, तथा सरल और स्पष्ट, तथा विषयानुकूल और विषयानुकूल क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी। विषयानुकूल अभिव्यक्ति होनी चाहिए। देखिए क्या कहा है, पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यानी कि एक तो आपने पत्र में बहुत सारी बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। अनावश्यक विस्तार कि आपके मन में जो भी आ रहा है आपने वो सब लिख दिया, ऐसा आपने नहीं करना है। उसको अनावश्यक विस्तार नहीं देना है कि आपने एक लाइन लिखी, मुझे शादी में जाना है, ये है, वो पूरी लाइन आपने नहीं लिखनी है, आपने जरूरी बातें लिखनी है। दूसरा, बहुत ही ज्यादा सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल, यानी कि जो टॉपिक है उसी के अनुकूल आपकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यानी कि जो आपका विषय है लिखने का, उसी के आधार पर, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं उसी के आधार पर आपकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यानी कि
आपको जब कहा है कि अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, यानी कि इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए। जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं पत्र, केवल वही टॉपिक वहां पर लिखा होना चाहिए, उसी टॉपिक पर बातें होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। पत्र लिखने के बाद, पत्र लिखने के बाद जब आपका पत्र लिखा जाता है, उसे एक बार स्वयं अवश्य पढ़ लें। यानी कि आपने पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद उसको खुद से एक बार जरूर पढ़ लें, ताकि यह जान सकें कि पत्र लिखने में, पत्र लिखने का उद्देश्य, पत्र लिखने का उद्देश्य पूरा हो गया है या नहीं। ठीक है, जब भी आप पत्र लिखते हैं, जब भी आप लेटर लिखते हैं, तो आप एक बार उसको जरूर खुद से पढ़ लें, ताकि आपको समझ में आए कि आप जिस चीज के लिए पत्र लिख रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाए, वो आपका उद्देश्य जो है पूरा हुआ है या नहीं। अगर आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो अगर आप कह रहे हैं कि आप बीमार हैं और आप पूरा अपनी बीमारी के बारे में उसमें बता देते हैं और आप मेन चीज नहीं लिखते हैं उसमें, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि आप एक तरह से कंफ्यूज कर देंगे जो आपके पत्र को पढ़ेगा उसको। तो इसीलिए पहले खुद से पढ़ लें, पूरा पत्र लिखें, उसको एक बार खुद से पढ़ लें कि हाँ, ये जो मैं जिस उद्देश्य के लिए पत्र को लिख रहा हूँ वो उद्देश्य मेरा क्लियर हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हमने अभी तक 6 जो मेन पॉइंट्स है पत्र लेखन से संबंधित वो हमने पढ़ी। जैसे पत्र में बात संक्षिप्त एवं प्रभावशाली ढंग से लिखी होनी चाहिए, पत्र में बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए, सबसे पहले प्रेषक का पूरा पता और दिनांक होनी चाहिए, जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन व अभिवादन लिखा हो, पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, पत्र लिखने के बाद उसे खुद से एक बार पढ़ लेना चाहिए। क्लियर हुई सारी बातें? सारी बातें क्लियर हुई? अब देखिए, हमने ये सब चीजें पढ़ ली है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पत्र के अंग, यानी कि पत्र के भाग। पत्र के कितने अंग होते हैं, पत्र के कितने भाग होते हैं। सबसे मेन पॉइंट, पत्र के अंग या इसको भाग भी कह सकते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? कभी भी ऐसा देखिए, ऐसा ना हो कि आप कुछ छोड़ दें, पत्र लिखते वक्त कुछ जरूरी पार्ट जो है छोड़ दें। तो पत्र के अंग या पत्र के भाग कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पत्र के अंग या भाग। तो देखिए एक बार इसको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका स्थान और तिथि। देखिए स्थान और तिथि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रेषक का पूरा पता लिखना है और दिनांक लिखनी है। तो पहला आपका आता है स्थान और तिथि, ठीक है। और अब देखिए इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या कहाँ पर स्थान, कहाँ पर तिथि आपने कैसे लिखनी है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका आता है संबोधन, कैसे आप संबोधित करते हैं जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। फिर आप अभिवादन, फिर पत्र का मुख्य विषय,
ठीक है, उसके बाद सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर होंगी। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं आशा करती हूँ कि आज के सेशन में आपने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। यानी कि नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले हम पत्र क्या होते हैं, पत्र के कितने प्रकार होते हैं और पत्र लिखते वक्त क्या आवश्यक बातें आपने ध्यान रखनी है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद पत्र के भाग या उसके अंगों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।